हाय नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अमर उजाला दिवस की खास पेशकश शक्ति की समृद्धि में। हर एपिसोड के साथ हम लोग की आपसे मुलाकात होती है और हमारी कोशिश ये रहती है कि शक्ति की समृद्धि का हर एक एपिसोड हर एक हफ्ते जो आता है वो आपको बेहतर तरीके से एजुकेट करे। जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की, उन तमाम चीजों के मामले में। देखिए आज भी टॉपिक कुछ ऐसे ही है। आज भारत की महिलाएं हर क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं, कहीं पीछे नहीं है। लेकिन शादी, मदरहुड और परिवार की जिम्मेदारियों के कारण बड़ी संख्या में महिलाएं नौकरियां छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं। आज की डेट में भी कई महिलाएं करियर ब्रेक के बाद वापसी की कोशिश करती हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्रेशर, वर्क लाइफ बैलेंस और कॉन्फिडेंस गैप उनके सामने काफी बड़ा चैलेंज बन जाता है, काफी बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो जाता है। तो सवाल है, करियर ब्रेक को करियर स्टॉप बनने से कैसे रोका जाए और महिलाएं फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए अपने फ्यूचर को कैसे सिक्योर कर सकती हैं। जैसे नेहा ने मदरहुड के बाद करियर रीस्टार्ट और फाइनेंशियल प्लानिंग से नई शुरुआत की। नेहा एक आईटी प्रोफेशनल थीं। शादी और मदरहुड के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी। शुरुआत में उन्हें लगा कि कुछ साल बाद आसानी से करियर रीस्टार्ट हो जाएगा, लेकिन लंबी ब्रेक के बाद कॉन्फिडेंस और अपॉर्चुनिटीज दोनों कम हो गईं। बाद में उन्होंने अपस्किलिंग शुरू की, छोटी कंसल्टिंग असाइनमेंट्स ली और साथ में एसआईपी और इमरजेंसी फंड प्लानिंग पर ध्यान दिया। धीरे धीरे उन्होंने फुल टाइम रोल में वापसी की। तो नेहा की कहानी दिखाती है कैसे सही फाइनेंशियल प्लानिंग और कंटिन्यूअस लर्निंग महिलाओं के करियर रिस्टार्ट में एक बड़ा रोल निभा सकती है। आज भी हम इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। आज ऑन द शो और क्या क्या है ये आपको बता देते हैं। देखिए सबसे पहले ऑन द शो में आप देखेंगे करियर ब्रेक क्यों बन जाता है, करियर एंड क्यों ऐसा होता है कि करियर को रिस्टार्ट करने वाला जो टाइम होता है वो महिलाएं नहीं कर पाती हैं। इसके बाद हम बातचीत करने वाले हैं बच्चे और परिवार के लिए करियर का बलिदान क्यों महिलाओं को ही परिवार के लिए, बच्चों के लिए अपना करियर सेक्रीफाइस या फिर एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट मुझे लगता है बेहतर वर्ड है, उसे करके आगे बढ़ना पड़ता है। इसके साथ ही एक चीज़ और रहेगी आज के शो में, परिवार और नौकरी कैसे बनाएं, इन दोनों के बीच संतुलन, बेसिकली वर्क लाइफ बैलेंस पर बातचीत होने वाली है। कैसे फैमिली को भी टाइम दें, कैसे अपने करियर को भी उतना ही इम्पोर्टेंटली आप लेकर चलें। इसके साथ ही करियर की नई शुरुआत की क्या हो प्लानिंग। जब आप ब्रेक के बाद फिर से अपना करियर रिवाइव करती हैं, रीस्टार्ट करती हैं, तो कैसे बेहतर प्लानिंग से आप आगे बढ़ सकती हैं। जैसे कि नेहा की कहानी में आपने देखा करियर ब्रेक की कैसे फाइनेंशियली आप तैयारी कर सकती हैं, किस तरीके से अगर आप करियर ब्रेक लेना चाह रही हैं बच्चे के टाइम पे, शादी के टाइम पे या फिर अदरवाइज भी, तो कैसे अपने आप को फाइनेंशियली पहले से ही इसके लिए प्रिपेयर कर सकती हैं। तमाम चीज़ें आज ऑन द शो में हम कवर करेंगे और आज के एपिसोड में इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं अवनीत अरोड़ा मैम, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका शक्ति की समृद्धि में। धन्यवाद दिव्या, मुझे इस शो पे दोबारा आमंत्रित करने के लिए। मैम सबसे पहले तो सवाल हमारा आपसे यही रहेगा आज के शो में कि भारत में बड़ी संख्या में महिलाएं जो है, नेहा की जैसे हमने कहानी दिखाई, शादी के टाइम पे, मदरहुड के टाइम पे जो है नौकरी छोड़ देती हैं। आखिर करियर ब्रेक महिलाओं के लिए करियर के जो है दी एंड क्यों बन जाता है। मतलब मोस्टली कहानियों में हमने देखा है, कहानी के केसेस में हमने देखा है कि करियर ब्रेक लिया लेकिन वापस से वो रिवाइव नहीं हो पाया, वापस से अपने करियर में वापसी नहीं कर पाई महिलाएं। इसके काफी कारण है, 3 मुख्य कारण मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज तो ये होती है कि जब आप करियर ब्रेक लेते हो तो आप सिर्फ जॉब नहीं छोड़ते हो, आप अपने लिंक्स छोड़ देते हो। आप अपने कोलीग्स जो आप जिनके साथ आप काम कर रहे थे उनके साथ बातचीत करना बहुत कम हो जाता है। आपकी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, आपके सेक्टर में क्या हो रहा है, उस पर अपडेट लेना, वो सब आप छोड़ देते हो। नेटवर्क करना उन लोगों के साथ, वो सब में गैप आ जाता है। तो एक तो ये कारण होता है। तो एक जॉब नहीं जा रही है यहाँ, एक जॉब नहीं छूट रही है यहाँ पे, बट पूरा का पूरा जो लिंक है आपका आपके करियर के साथ वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाता है। दूसरा ये है कि आप एक सोशल एंगल के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो जब भी महिलाएं ब्रेक लेती हैं तो परिवार की एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो सब महिला से होती है कि घर को वही सबसे अच्छे से देखेंगी, बच्चों का ध्यान वही रखेंगी। और महिलाओं की तरफ से भी देखिए क्या होता है, अगर मैं फुल टाइम अभी ब्रेक पे हूँ तो मैं भी चाहूंगी कि मैं अपना ज्यादा से ज्यादा समय जो है अपने परिवार को जिस भी तरीके से पॉसिबल हो मैं उनको टाइम दूं और उनको अच्छे से अच्छे जो भी एक्सपेक्टेशंस है उसको पूरा करूं। बट
यही जब मैं वापस अपना करियर रीस्टार्ट करने का सोचूंगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज आएगा ही आएगा, एडजस्टमेंट आएगी। जैसे आपने बोला एडजस्टमेंट आएगी, तो शायद जो पहले मैं 10 चीजें अपने परिवार के लिए कर पा रही थी, अब मैं शायद वो 10 नहीं कर पाऊंगी, शायद उनमें से 5 या 6 कर पाऊंगी। अब यहाँ पे दिक्कत ये आ जाती है कि एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो परिवार की भी ऐसी सेट हो गई हैं कि आप ही वो सब 10 के 10 चीजें करेंगे, और आपने भी खुद से जो है वो एक्सपेक्टेशन सेट करी है क्योंकि आप वो रेगुलरली कर रही थी। तो इस चीज को एक्सेप्ट कर पाना पहली बात, कि जब आप वापस जाओगे तो आप शायद उतना टाइम जितना आप पहले दे रहे थे अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, वो नहीं दे पाओगे। वो एक्सेप्टेंस करने में थोड़ी दिक्कत होती है। और दूसरा होता है कि क्योंकि वो लिंक नहीं रहा, वो कनेक्शन नहीं रहा इंडस्ट्री से, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मुझे पता ही नहीं है अभी क्या हो रहा है, क्या मैं अब वापस से दोबारा वो काम जो मैं पहले कर रही थी वो कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, क्या मुझसे वो हो पाएगा नहीं। तो बहुत सारा सेल्फ डाउट आ जाता है, और वहां से आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी आना शुरू हो जाता है। तो ये दो मेन कारण मैंने जो देखे हैं अपने आसपास महिलाओं में हो जाते हैं। एक तो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, और दूसरा जो है कि आपका ये चीज को एक्सेप्ट कर पाना कि आप जो पहले जितना फुल टाइम जब आप घर पे थे, आप जो अपने परिवार को टाइम दे रहे थे, वो शायद कहीं ना कहीं अब आप नहीं दे पाओगे। तो सेल्फ गिल्ट जो उसके साथ आता है, ये दो कारण है जिसके कारण जो है फिर इवेंचुअली महिलाएं जो है उतना आगे बढ़कर करियर में वापस नहीं जा पाती। ठीक है मैम, एक चीज और है, जो आप जब बता रही थी तो मैंने चीज नोटिस करी कि महिलाओं को एक गिल्ट ये रहता है कि वो जिस तरीके से अपने बच्चे को खासकर की परिवार को टाइम दे रही थी, अगर वो वापस से अपना ऑफिस या वर्क लाइफ ज्वाइन करती है वो नहीं दे पाएंगी। वहीं वर्क प्लेस पे भी ऐसा होता है कि वर्क प्लेस पे बहुत बार जो अथॉरिटीज है उन्हें ऐसा लगता है कि जो पर्टिकुलर लेडी है, फीमेल एम्प्लॉय है, ये अपनी फैमिली की चीज़ों में इतना अटकी हुई है, खासकर कि जब प्रेगनेंसी और चाइल्ड केयर के बाद महिलाएं वापसी करती हैं अपने काम में, कि एक काम में ढंग से फोकस नहीं कर पा रही। महिलाएं बीच में अटक के रह जाती है ना, पूरी तरीके से घर को, परिवार को टाइम दे पा रही है, ऑफिस में भी फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर पा रही। क्या मैम हमारे वर्क प्लेस स्ट्रक्चर में अब भी कमी है वुमेन फ्रेंडली सपोर्ट सिस्टम की? अगर दिव्या आप देखोगे पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में बहुत चीजें बदली हैं, नो डाउट। आजकल अगर आप देखो बहुत कंपनीज अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही हैं। अगर किसी को अपना मान लीजिए 6 महीने का मैटरनिटी लीव होता है, उसको किसी को एक्सटेंड करना है, तो बहुत सी कंपनीज जो है वो ऑप्शंस देती हैं महिलाओं को कि आप उसको कुछ और महीने एक्सटेंड कर सकते हो। जब वो वापस भी आती हैं मैटरनिटी लीव के बाद दोबारा, तो उनको थोड़ा टाइम दिया जाता है वो ट्रांजिशन पीरियड को एडजस्ट करने में। अगर कोई करियर ब्रेक भी ले रहा है, तो आजकल मैं देख रही हूँ कि काफी कंपनीज जो हैं वो पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट ड्राइव्स करती हैं ऐसी महिलाओं के लिए जो करियर ब्रेक्स पे हैं और वो वापस परमानेंट रोल्स में ज्वाइन करना चाहती हैं। यही नहीं, कुछ कुछ कंपनीज में तो मैंने देखा इवन वर्क प्लेसेस पे जो फैसिलिटीज दी जा रही हैं महिलाओं को, आप चाहो तो आप अपने, अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप उनको साथ में लेके जा सकते हो। कंपनीज ने डे केयर के साथ टाई अप किया होता है, और वहीं पे उसी ऑफिस के एक एरिया में जो है डे केयर प्रोविजन अवेलेबल होती है महिलाओं को कि आप बच्चे के साथ आप आइए, और शाम को निकलते वक्त आप बच्चे के साथ जा भी सकते हैं, और बीच में ब्रेक्स के टाइम पे आप जाके उसको देख सकते हैं, वो टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके की काफी चीजें आजकल हो रही हैं। बट अगर आप बोलोगे कि क्या सारी कंपनीज कर रही हैं या क्या ये बहुत लार्ज स्केल पे हो रही हैं, तो नहीं, अभी भी बहुत आई थिंक लॉन्ग वे टू गो है इस चीज को कंफर्टेबल बनाने के लिए। वो ट्रांजिशन पीरियड जो होता है उसको महिलाओं के लिए, उसको करने के लिए अभी काफी समय लगेगा मुझे लगता है। बट होपफुली, क्योंकि ये चेंजेस हम लोग देख रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आगे जाके ये और उस पे और ज्यादा कंपनी जो है ये सब चीजों को अडॉप्ट करेंगी। ठीक है मैम। इसके अलावा मैम करियर ब्रेक की क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं, करियर ब्रेक लेने से पहले महिलाओं को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरीके से करनी चाहिए ताकि फ्यूचर फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है वो पहले से कम हो सके? ये बहुत जरूरी सवाल आपने पूछा है, और मैंने खुद अपने करियर में 2 बार ब्रेक्स ली हैं। तो मैं ये बता सकती हूँ कि मैंने क्या किया था और मेरे एक्सपीरियंस कैसा रहा है, तो शायद आपके ऑडियंस को वो अगर उसमें वैल्यू दिखे। तो मैंने जब अपना पहला ब्रेक लिया था, पहली चीज तो जब आप ब्रेक ले रहे हो, जितना आप प्लान्ड ब्रेक ले सको उतना बेटर है।
प्लान्ड का मतलब कि आपको पता है कि आपने इस समय पे जाके ब्रेक लेना है। जैसे अगर मैंने जब लिया था तो मैंने शादी के बाद अपना पहला करियर ब्रेक लिया था, तो मुझे पता था मेरे पास तकरीबन 6 से 9 महीने का टाइम था कि मुझे पता था कि मेरी शादी होने वाली है और उसके बाद मुझे इस समय पे ब्रेक लेना है। तो मेरे पास बहुत टाइम था प्रिपरेशन करने के लिए। तो पहली चीज तो यह कि अगर आप प्लान करके लोगे तो आपके पास समय बहुत रहता है कि आप तैयारी कर सको। दूसरा, अब तैयारी में करना क्या है? तैयारी में पहली चीज आपको जितना हो सके लिक्विड पैसा अपने पास रखना है, जिसको हम इमरजेंसी फंड कहते हैं, बट एक्चुअली आप देखोगे तो ब्रेक के टाइम पे वो इमरजेंसी नहीं है, वो आपका रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए यूज होता है। तो वो जितना बड़ा फंड बना सको उतना बेटर रहता है। जितना आप लिक्विडिटी मेंटेन करके रखोगे उतना आपके लिए आसानी रहेगी। और इसमें भी अगर आपको लग रहा है कि आपका, मान लीजिए जब आप ब्रेक लोगे तो आपका तकरीबन 20 या 25 हजार रुपए महीने का खर्च है जो आपको अपने खुद से करने की जरूरत है, तो मैं कहूंगी कि उसमें अगर आप 5 से 7 हजार और एक्स्ट्रा बफर डाल के कैलकुलेशन करें तो बेटर है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे खर्चे भी आते हैं जो आपने उम्मीद नहीं की होती है। शादी के बाद भी आते हैं, बेबी होता है तो उसके बाद भी आते हैं, तो बहुत अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी आते हैं। तो जितना हो सके कोशिश करिए 6 से 12 महीने तक का एक अलग लिक्विड फंड बना के रखिए। तीसरी चीज, अगर आप कुछ लोन्स लिए हुए हैं, आपकी कुछ ईएमआईज चल रही हैं, कोशिश करिए उसको कम से कम करने की, जितना आप कम कर सकें या डेट फ्री हो सके, ताकि आपको वो बोझ ना रहे कि आपको हर महीने उस ईएमआई का भी भुगतान करने की जरूरत है। और आखिरी चीज, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, कोई एसआईपीस कर रहे हो या कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हो, कोशिश करिए कि उसका भी प्रोविजन आप कहीं ना कहीं उसमें रखें। हो सकता है क्योंकि आप ब्रेक पे हैं तो आप उतना ना कर पाए। जैसे मान लीजिए अगर आप 20,000 रुपए हर महीने एसआईपी कर रहे थे, तो हो सकता है प्रैक्टिकली स्पीकिंग कि आप शायद 20,000 ना कर पाए, शायद आप 10 ही कर पाए। बट वो रूटीन मत छोड़िए, वो कंसिस्टेंसी मत छोड़िए। चाहे आप अमाउंट्स में कम करना चाहे तो ठीक है, क्योंकि एक बार वो छूट गया तो उसको भी रीस्टार्ट करना उतना ही मुश्किल होता है जितना आपका करियर को रीस्टार्ट करना होता है या किसी भी चीज को रीस्टार्ट करना होता है। अगर आप कंटिन्यूस करेंगे, अगर कम क्वांटम में भी कंटिन्यूसली उसको फॉलो करते रहेंगे तो आपको वो दिक्कतें नहीं होंगी। ठीक है मैम, जैसे कि आपने कहा, इनफैक्ट मैं आपसे पूछने ही वाली थी कि क्या जो अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करियर ब्रेक से पहले शुरू करी थी क्या उन्हें रोक देना चाहिए, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अमाउंट बेशक अपनी इन्वेस्टमेंट का कम कर दें, लेकिन जो है उन पे पॉज नहीं लगाना चाहिए, फिर कोई फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए। एक चीज़ और मैम, करियर ब्रेक के दौरान विमेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है उसको बनाए रखने के लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कौन सी सबसे प्रैक्टिकल हो सकती है? म्यूचुअल फंड सबसे बेहतर हो सकते हैं, डायरेक्ट स्टॉक्स बेहतर हो सकते हैं, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट सबसे बेहतर हो सकती है? एफडी जैसी टूल चुने? पहली बात तो जो आपका लिक्विडिटी है उसके लिए आप कुछ लिक्विड फंड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, या बैंक सेविंग्स अकाउंट में भी उस पैसे को रख सकते हो जो आपको रेगुलर लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा जहां तक आपकी इन्वेस्टमेंट्स की बात है तो जितना हो सके उसको डाइवर्सिफाई करके रखिए। अलग अलग फंड्स में डालेंगे, प्रॉपर आपकी जो भी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से जो भी सूट करता है, आपके जो भी लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उस हिसाब से जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, तो जितना डाइवर्सिफाई करके चले उतना बेटर है। और कोशिश करिए, क्योंकि आप ऑलरेडी ब्रेक पे हैं तो आपके पास बहुत लिमिटेड अमाउंट्स हैं जिसके साथ आप ये पूरा प्लान लेके मैनेज कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा रिस्की टाइप की इन्वेस्टमेंट्स उस समय पर एटलीस्ट उसमें मत जाइए। अगर आपका रिस्क अलाउ नहीं कर रहा है और जैसे कि मैंने कहा कि आपके पास बहुत लिमिटेड मनी है जिसको आप मैनेज कर रहे हो, तो उस केस में कोशिश करिए कि बहुत ज्यादा रिस्की एसेट्स में आप पैसा ना डालिए। जब आप वापस आ जाओगे, आपका करियर शुरू हो जाएगा, एक इनकम स्टार्ट हो जाएगी, उस टाइम पे आप चाहो तो जो भी आप थोड़ा सा पोर्शन जो रिस्की एसेट्स में डालना चाह रहे थे या कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो, तो उस टाइम पे आप कर सकते हो। क्योंकि अगर वो लॉस में भी चला गया तो आप वो लॉस को सह सकोगे, उसको बेयर कर सकोगे। बट ब्रेक के टाइम पे अगर वो लॉस में चला गया तो शायद उसको रिकवर करना पॉसिबल नहीं होगा।
ठीक है मैम। तो इस तरीके की रिस्की बेट जो है आप नहीं ले सकते हैं। जैसे कि मैम ने कहा, लिक्विड फंड्स में आप अपना एलोकेशन रख सकते हैं, ताकि आपके लिए जो निवेश है वो करना आसान भी रहेगा, छोटा अमाउंट भी डालेंगे और आपका निवेश जो है स्टेबल भी रहेगा, लिक्विडिटी भी बनी रहेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे दर्शकों के सवाल अलग अलग प्लेटफॉर्म से आज के शो के लिए आए हैं, उन्हें एक एक करके इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं। पूजा शर्मा जी का सवाल लेते हैं। सबसे पहले दिल्ली से कह रही है, मैं मदरहुड के बाद पिछले 2 साल से करियर ब्रेक पर हूं, अब नौकरी पर वापस लौटना चाहती हूं, लेकिन कॉन्फिडेंस काफी कम हो गया है, शुरुआत कैसे करूं? मैम मुझे लगता है जो चीज आपने पॉइंट आउट की थी कि एक सेल्फ डाउट आ जाता है, पूजा जी के साथ वही दिक्कत हो रही है, क्या सलाह देंगे आप? पहली चीज तो मैं पूजा जी को बोलूंगी कि आप अपने पुराने कोलीग्स के साथ संपर्क करना शुरू करिए। उन्हें एज अ मेंटर्स के भांति उनसे बात करिए, उनसे जानिए कि क्या हो रहा है आपकी इंडस्ट्री में, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे थे, जिस रोल में आप काम कर रहे थे, वहां पे क्या चेंजेस हो गए हैं। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना दिव्या, बहुत जल्दी चीजें बदल रही हैं और अभी तो एआई का जमाना है। अब एआई में ही देखिए, कुछ ही महीने पहले हम लोग जनरेटिव एआई के बारे में बात कर रहे थे और अभी हम एजेंटिक एआई के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही हर एक क्षेत्र में चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। तो पहला चीज तो मैं पूजा जी को बोलूंगी, आप अपने पुराने कोलीग्स को संपर्क करिए, उनसे जानिए, समझिए कि कैसा चीजें बदल रही हैं उनके जिस भी सेक्टर में वो काम करती हैं। दूसरा, अगर वो किसी कम्युनिटी का हिस्सा बन सके जहां पे उनको नेटवर्क करने का अपॉर्चुनिटी मिले और सीखने का अपॉर्चुनिटी मिले, अपने आप को अपस्किल करने का अपॉर्चुनिटी मिले, तो इस तरह की चीजों को देखिए। कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम आप देख सकते हैं, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज आप देख सकती हैं। और तीसरा, जरूरी नहीं है कि आपको वन शॉट फुल टाइम ही वापस करियर में जाना है या जॉब में जाना है। आप उसको अपने पेस पे लेके चल सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि इमीडिएटली आप इतना कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो फुल टाइम 9 to 5 टाइप के जॉब में जाने के लिए, तो आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू करिए। जैसे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सी चीजें, छोटी छोटी चीजें होती हैं या पार्ट टाइम चीजें होती हैं, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, उस पे काम करना शुरू करें, ताकि आप धीरे धीरे उस पे आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। तो जब आप लोगों से बात करोगे, अपने आप को अपस्किल करोगे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, तो देखिए आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली वापस आ जाए। चलिए, तो ये सलाह जो है पूजा जी के लिए निकल कर आती हुई। अगला सवाल लेंगे मुंबई से रश्मि गुप्ता का। इन्होंने कहा है कि करियर रीस्टार्ट के दौरान मुझे पहले की तुलना में काफी कम सैलरी ऑफर हो रही है, क्या कम सैलरी पर वापस शुरुआत करना सही होगा? मुझे लगता है बहुत वाजिब सवाल है मैम। बहुत सारी फीमेल्स के या फिर कोई भी, इनफैक्ट कोई भी शख्स अगर करियर ब्रेक लेता है किसी भी कारण से, जब वो रीस्टार्ट करता है तो जिस सैलरी पे उन्होंने नौकरी छोड़ी थी, काम करना छोड़ा था, वो तो ऑफर होती नहीं है, उससे कम सैलरी ऑफर होती है। ऐसे में किस तरीके से इस चीज से वो कोप अप करें? देखिए, पहली चीज तो ये है कि आपको कम सैलरी ऑफर हो रही है, आप अपनी क्षमता को आपकी ऑफर्ड सैलरी के मुकाबले में मत देखिए। आप ये मत सोचिए कि क्योंकि आपको सैलरी कम ऑफर हो रही है इसका मतलब आपकी क्षमता में कहीं कमी है। वो सैलरी क्यों कम ऑफर हो रही है उसका अलग अलग रीजंस हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के पास भी काफी बायसेस रहते हैं। जब आप कोई भी, और ये महिलाओं के लिए नहीं है, जैसे कि आपने बोला, चाहे महिला हो या पुरुष हो, कोई भी अगर करियर ब्रेक से वापस आता है तो ऑर्गेनाइजेशंस थोड़ा सा बायस तरीके से अभी भी देखती हैं। और दूसरा चीज, वो ये भी देखना चाहती हैं कि ऐसा ना हो कि आप ऑन बोर्ड हुए और फिर आप वापस से कुछ टाइम के समय के बाद आपको लगे कि नहीं, मुझे कंटिन्यू करना है, और आप लॉन्ग टर्म के लिए वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के साथ ना काम करें। तो इस तरीके की चीजें काफी कंपनीज के माइंड में होती है। ये भी कुछ कारण है कि सैलरीज जो पहले स्टार्टिंग में ऑफर की जाती है वो थोड़ी कम रेंज में रहती हैं। बट इसको आप इस तरीके से मत देखिए, आप उसको इस तरीके से देखिए कि ये आपका पास अपॉर्चुनिटी है टू रीस्टार्ट। आप एक बार स्टार्ट करेंगे ना, उसके बाद आई एम श्योर हम महिलाओं का तो मैं बता ही सकती हूँ कि हम लोग जब पूरी मेहनत से, शिद्दत से जब आप काम करोगे तो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में वो मोमेंटम आ जाएगा और आपकी ग्रोथ करियर में होनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो छोटा सा जो फेज आता है इन बिटवीन, इसको आप छोटा सा फेज समझ के ही चलिए। इसको आप ये मत समझिए कि अगर आप कम सैलरी पे ज्वाइन करोगे तो आगे फ्यूचर में कुछ ऐसा हमेशा कम ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा। फ्यूचर में आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। एटलीस्ट आप कहीं से शुरुआत कर रहे हो, कुछ एक्शन ले रहे हो, और वहां से फिर जो है मोमेंटम बना के आप आगे देख सकते हो और अपना करियर जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो।
ठीक है मैम, चले आगे बढ़ेंगे, ऐसे और भी सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं हमारी सहयोगी अंजलि के पास, जो बताएंगी शादी और बच्चों के बाद महिलाओं के करियर पैटर्न में किस तरीके के बदलाव आते हैं। अंजलि। बहुत शुक्रिया दिव्या। और देखिए, महिलाओं के लिए मुश्किल हो जाता है शादी के बाद और बच्चों के बाद अपने करियर को कंटिन्यू करना, क्योंकि वो गैप जो है वो आ जाता है। उस गैप को फुलफिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन नौकरी करना कितना मुश्किल है महिलाओं के लिए, या फिर कितने % महिलाएं जो है नौकरी छोड़ देती हैं शादी के बाद, बच्चों के बाद, वो हम देख लेते हैं। एक रिपोर्ट है, अब देखिए 13% महिलाएं शादी के बाद नौकरी छोड़ देती हैं। अब देखिए, इससे ये पता चलता है कि कई बार फैमिली का जो प्रेशर होता है वो भी ज़्यादा होता है, या फिर वो जो बैलेंस है वो नहीं बना पाती हैं। इसकी वजह से महिलाओं को नौकरी छोड़नी पड़ती है शादी के बाद। 37% महिलाएं ऑफिस में 9 घंटे रुकने की बाध्यता के कारण नौकरी छोड़ देते हैं, चूंकि पूरा 9 घंटे रुकना पड़ता है। कई बार जो वर्किंग आवर्स हैं वो भी ज़्यादा हो जाते हैं, उसकी वजह से घर के बीच में और ऑफिस के बीच में जो बैलेंस है वो नहीं बन पाता। तो 37% महिलाएं जो हैं वो ऑफिस में 9 घंटे रुकने की जो बाध्यता है उसके कारण नौकरी छोड़ती हैं। 83% महिलाएं बच्चे की देखभाल के लिए जो नौकरी है उससे परहेज करती हैं। उनको लगता है कि उनके बच्चे की जो देखभाल है वो सही से नहीं हो पाएगी, नौकरी बीच में आ जाती है, इसलिए 83% महिलाएं नौकरी जो है वो छोड़ देती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें 71% महिलाओं की, देखिए महिलाएं ऑफिस के सख्त रुख के कारण नौकरी से परहेज जो है वो करती हैं। कई बार ऑफिस का जो माहौल है वो सही नहीं होता है और महिलाओं को लगता है कि उनका जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो ठीक नहीं रहेगी, उसकी वजह से बच्चों का ध्यान रखना या फिर घर का ध्यान रखना वो सही से नहीं हो पाएगा। इस वजह से महिलाएं जो है इससे भी परहेज करती है, 71% महिलाएं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, देखिए दिल्ली और मुंबई में 25% से अधिक महिलाएं दफ्तर की दूरी के कारण जॉब छोड़ देती है। और कई बार महिलाओं को लगता है कि जो उनका जो ऑफिस का जो लोकेशन है, जो जॉब की लोकेशन है, उनके घर की लोकेशन से बहुत ज़्यादा दूर होती है, ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। इस वजह से महिलाएं उनको लगता है कि नौकरी करना शायद सही नहीं रहेगा। 58% कामकाजी मां और 13% गर्भवती महिलाओं ने सैलरी कटौती को मंजूर किया है। उसका रीज़न ये है कि उनको लगता है कि चलिए ठीक है, अगर सैलरी में कटौती होगी तो भी कोई इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन बैलेंस जो है वो बना रहेगा, एटलीस्ट वो काम करती रहेंगी। लेकिन यहाँ पर भी इस पॉइंट को भी गौर करने वाली बात है। वहीं पर 45% महिलाएं बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस के लिए कम सैलरी पर काम करने के लिए तैयार हैं। ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कई बार उनको ऑफिस में उतना अच्छा वर्क बैलेंस जो है वो मिलता है, लाइफस्टाइल इतना अच्छा मिलता है ऑफिस का, या फिर पूरा जो ऑफिस का जो एनवायरनमेंट है वो इतना ज़्यादा अच्छा मिलता है, उनके लगता है कि ठीक है, वो दूसरी जगह जाने से बेटर है कि उसी कम सैलरी पर वो वहाँ पर काम करते रहें। 71% जो महिलाएं हैं वो पति से अधिक, यानी कि जो उनके हस्बैंड है उनसे ज़्यादा या फिर बराबर कमाती हैं, उनमें नौकरी छोड़ने की जो दर है वो फिलहाल कम है। तो ये जो पॉइंट्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये रिपोर्ट जो है इंडीड रिपोर्ट्स और वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट है ये 2024 की। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि। मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा था जिस तरीके से अंजलि ने इसको प्रेजेंट भी किया। मैम के पास चलते हैं इस डेटा को लेकर। 37% महिलाएं, जैसे कि मैम अंजलि अभी बता रही थी, इस वजह से नौकरी छोड़ रही है कि 9 घंटे का जो शिफ्ट टाइमिंग है, उसके अलावा अगर मैं अपनी तरफ से भी एक ऐड ऑन करूं, ट्रैवलिंग टाइम अलग से 1-1 घंटे सुबह आना जाना, 1-1 घंटे तो मिनिमम लोगों को लग ही जाता है अपने ऑफिस पहुंचने में। कुल मिला के 10 से 11 घंटे उन्हें घर से बाहर रहना पड़ेगा। इस वजह से वो फुल टाइम जॉब जो है अवॉइड कर रही है। ऐसे में मैम क्या फ्लेक्सिबल जॉब, हाइब्रिड वर्क कल्चर, फ्रीलांसिंग टाइप जो करियर्स है वो रीस्टार्ट के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं? बिल्कुल। और अभी तो देखिए मोदी जी ने भी आके बोल दिया है कि 2 से 3 दिन आप चाहे तो घर से काम करिए तो बेटर है। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन वापस वर्क फ्रॉम होम वाले स्टेट प्रोसेस में जा रही हैं, और कुछ अभी भी ऑलरेडी थी। बहुत सी कंपनीज ने फुल ऑन अभी स्ट्रिक्टली नहीं बोला है, काफी कंपनीज ने कि आप ऑफिस में आके ही काम करिए। तो महिलाएं जो है ऐसी कंपनीज या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस पहले तो चूज कर सकती हैं जहां पे ये फ्लेक्सिबिलिटी हो कि आप घर से काम कर सकते हैं, आप अपने टाइमिंग के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो इस तरह के रोल्स आप पिक एंड चूज कर सकते हो। और दूसरा, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स हो या पार्ट टाइम जॉब्स हो या खुद की बिजनेसेस हो। देखिए दिव्या, आजकल आप देखोगे तो बहुत सी महिलाएं अपने खुद के बिजनेसेस शुरू कर रही हैं। और जरूरी नहीं कि जब आप शुरुआत कर रहे हो तो आपको एक पूरा ऑफिस या एक सेटअप चाहिए। मैं कितनी महिलाओं को जानती हूँ जो घर से ही शुरुआत करती हैं, चाहे वो क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट हो या जो है आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। मैं कुछ महिलाओं को जानती हूँ जो
अलग अलग तरीके की ड्रेसेस और बुटीक के काम और इस सब चीजों में इन्वॉल्व रहती हैं। तो इस तरीके के बहुत से आजकल मैं बोलूंगी अपॉर्चुनिटीज हैं, कई कंटेंट क्रिएशन में चली गई हैं। आप देखिए बढ़िया बढ़िया वीडियोस और नॉलेज रिलेटेड वीडियोस वो बनाती हैं। कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज देते हैं जहाँ पे आपको पूरा दिन काम नहीं करना है, सिर्फ वो कुछ घंटे आपको कुछ सेशंस लेने हैं और आपको जो है उस हिसाब से वो रोजगार मिलती है। तो इस तरह के आज के जमाने में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है महिलाओं के लिए जहां पे उनको ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि वो 9 से 5 स्ट्रिक्टली ऑफिस आके ही काम करें। ऑल्टरनेट ऑप्शंस बहुत अवेलेबल हैं। मैं यही कहूंगी महिलाओं को कि आप जो भी क्षेत्र में आप काम कर रही हैं, जो भी आपका स्किल सेट है, उसके उसके हिसाब से आप देखिए कि इनमें से कौन सी ऑप्शंस हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा फिजिबल रहेंगी और वहां से आप शुरुआत करिए। और धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगी तो आप ये कॉल ले सकती हैं। आपके तब तक देखिए बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, उनके भी स्कूल शुरू हो जाते हैं, तो उनको भी इतनी जरूरत देखभाल की नहीं रहती है। तो उस टाइम पे आप कॉल ले सकती हैं। आपको फुल टाइम जाना है किसी पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो आप उस तरीके से डिसाइड कर सकती हैं। चलिए ठीक है मैम, ये तमाम जरिए जिस तरीके से आप अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकती हैं। एक चीज़ और मैम, रीस्टार्ट की तो बात हम कर ही रहे हैं, फ्लेक्सिबल इनकम ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, हाइब्रिड जॉब्स वगैरह की, लेकिन चाहे मैम फुल टाइम हो या फिर पार्ट टाइम जॉब्स हो, क्या इंडियन फैमिलीज में अब भी महिलाओं की इनकम को एक सेकेंडरी इनकम की तरह देखा जाता है? इसका क्या करियर डिसीजंस पर भी असर पड़ता है? बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दिव्या जो आपने पूछा है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, महिलाओं की इनकम को सेकेंडरी इनकम इसलिए भी समझा जाता है कि बहुत बार आप देखोगे कि महिलाओं की जो इनकम होती है वो शायद हस्बैंड से कई बार कम होती है। तो एक तो ये कारण होता है। दूसरा ये कारण होता है कि जब आप उसको सेकेंडरी इनकम का टैग लगाते हो तो वो कहीं ना कहीं ऑप्शनल बन जाता है। जैसे कि आपका डेटा में भी दिख रहा है कि बहुत सी महिलाएं जो है वो जॉब इसलिए छोड़ रही हैं क्योंकि उनका आने जाने का ट्रैवल टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। वो ट्रैवल टाइम क्यों लग रहा है? शायद रीलोकेशन एक ऑप्शन है जो देखा जा सकता है, बट क्या परिवार इस चीज के लिए सहमति में है कि आप इस तरीके से उसको रिलोकेट करो कि महिलाओं को भी थोड़ा आसानी हो जाए अपने वर्क प्लेस पे जाने के लिए या आने के लिए, या चाहे किसी और सिटी में भी जाने या आने के लिए हो। तो इस तरह के जो भी डिसीजंस होते हैं जो करियर रिलेटेड होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन महिला से हो जाती है कि जो कॉम्प्रोमाइजेस हैं वो उन्हीं की तरफ से आए, जबकि पुरुषों में ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। आप बहुत कम देखेंगे कि अगर किसी पुरुष को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी किसी दूसरे शहर में मिली है तो उनको सोचना पड़े या उनको ये देखना पड़े कि उनको कॉम्प्रोमाइज कहाँ करना है या कैसे करना है करके। तो माइंडसेट जो है ना, मेरे हिसाब से उसको बदलने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है यहाँ पे, क्योंकि चाहे वो कम भी क्यों नहीं कमा रही हैं, फिर भी वो अपनी तरफ से पूरा सहयोग दे रही हैं फैमिली गोल्स पे, फैमिली सिक्योरिटी को लेके, फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके, फैमिली के फाइनेंसेस मैनेज करने की जहां तक बात आती है उसको लेके। तो वो सहयोग को काफी हद तक अंडरमाइन कर दिया जाता है, ऐसा मुझे कई बार लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है मैम, चलिए इसके साथ कुछ एक सवाल दर्शकों के और लेते हुए आगे बढ़ेंगे। जयपुर से सवाल आया है सोनल अग्रवाल जी का, कह रही है मैं छोटे बच्चे की वजह से फुल टाइम नौकरी नहीं कर पा रही हूँ, क्या फ्रीलांसिंग और रिमोट वर्क लंबे समय में स्टेबल करियर ऑप्शन बन सकते हैं? मैम हमने ये तो बात करी कि रीस्टार्ट करने के दौरान महिलाएं जो है ऐसे ऑप्शन चुन सकती हैं जहाँ पर फ्रीलांसिंग है, एक हाइब्रिड मॉडल ऑफ वर्क है, लेकिन क्या लंबे समय के लिए वो इस पर डिपेंडेंट रह सकती हैं? बिल्कुल रह सकती हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मैंने खुद ऐसी महिलाएं देखी हैं जहां पे उन्होंने जो भी स्टार्ट किया था काम, वो एज अ फ्रीलांसिंग काम शुरू किया था और धीरे धीरे अब उन्होंने उसको एक प्रॉपर प्रोफेशनल बिजनेस का रूप दे दिया है। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो एजुकेशन सेक्टर में जब वो स्टार्ट करी थी, एज अ करियर ब्रेक के बाद रीस्टार्ट करी थी, तो उन्होंने फ्रीलांस ही शुरू किया था। तो थोड़े थोड़े सेशंस वो लेना शुरू करती थी और अभी उनकी खुद की ट्रेनिंग कंपनीज हैं, वो फुल टाइम उसको एज अ बिजनेस रन कर रही हैं। उनके पास खुद के इन हाउस ट्रेनर्स हैं जो वो बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली जैसे मैंने एग्जांपल दे रही थी, मैं ऐसी भी महिलाएं जानती हूँ जिन्होंने छोटा सा क्लाउड किचन कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया था और अभी वो बढ़ के एक रेस्टोरेंट, फुल फ्लेजेड रेस्टोरेंट का फॉर्म ले लिया है। तीसरा मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ जहाँ पे एक महिला है जिन्होंने जब शुरुआत की थी तो उन्होंने घर से कुछ
जो आपके चिकनकारी के जो सूट्स होते हैं या ड्रेस मटेरियल्स होते हैं, तो उसके सेल्स को लेके काम शुरू किया था, जो कि बहुत फ्लेक्सिबल रहने के लिए। और धीरे धीरे अब जो है उनकी खुद की एक फुल टाइम बुटीक है जो वो रन कर रही है। तो आप स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे, इसलिए मैंने बोला जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो आपको मोमेंटम मिलेगा। जरूरी नहीं है कि उसके बाद आप फ्रीलांसिंग ही कंटिन्यू करें, वही चीज को आप फुल फ्लेजेड एक एंटरप्रेन्योर, एक फुल बिजनेस सेटअप में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है मैम, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कविता सिंह जी का सवाल है पटना से, कह रही है करियर ब्रेक के दौरान हाउस होल्ड एक्सपेंसेस और बच्चों की जिम्मेदारियों के बीच सिप और इन्वेस्टमेंट्स जारी रखना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। मुझे लगता है मैम ये चीज आप समझा चुकी है, लेकिन एक बार कविता जी को अगर आप छोटे सेंटेंस में जो है इनका जवाब दे पाए तो। जी बिल्कुल, अपने SIPs और आपके इन्वेस्टमेंट्स को जारी रखना बहुत बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा, हो सकता है कि आपका क्वांटम शायद कम हो जाए क्योंकि आपके पास अब लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं जिसमें आपको मैनेज करना है, पर उसको छोड़िए नहीं। और यहाँ पे मैं दिव्या एक और चीज बताती हूँ, और ये महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए इक्वली रेलिवेंट है कि आप जब भी, स्पेशली शादी के बाद, आप हमेशा 3 अलग अकाउंट्स रखिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एक अकाउंट जो जॉइंट हो, जो हस्बैंड और वाइफ का जॉइंट अकाउंट हो, जहां से आप जो भी अपने फैमिली रिलेटेड, बच्चों के रिलेटेड जो भी गोल्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, रेगुलर एक्सपेंसेस हैं, वो अकाउंट उस पर्पस के लिए हो। और उसके अलावा एक पर्सनल अकाउंट हस्बैंड का और एक पर्सनल अकाउंट वाइफ का होना बहुत जरूरी है, जिसमें आप अपनी जो भी आपके गोल्स हैं या आपकी खुद की जो ख्वाहिशें हैं या आपकी खुद की पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स जो है वो उस अकाउंट के थ्रू रूट करिए। इससे क्या रहता है, आपको एक क्लैरिटी रहती है कि अच्छा ये जो अमाउंट है ये मेरे घर परिवार के लिए, और ये एक थोड़ा सा मैंने अमाउंट जो अपने लिए रखा है ये मेरे लिए, और मैं जिस तरीके से चाहूँ उस तरीके से उसको यूज कर सकती हूँ। और आगे जाके अगर मुझे कुछ उसका इस्तेमाल करना है, जैसे कि मैंने बोला आपको शायद अपना बिजनेस करना है, या आपको ब्रेक लेना है, आपको बच्चों पे कुछ खर्च करना है, या आपको खुद पे कुछ खर्च करना है, तो वो आप कर सकते हो। तो यहाँ से आपका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो हम बोलते हैं ना, उसको मैनेज करना आसान रहता है क्योंकि क्लैरिटी रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 अकाउंट्स बनाकर आप चल सकती हैं। मैम ने बहुत क्लियरली बताया कहाँ पर आपको एक जॉइंट अकाउंट क्रिएट करना है अपने पार्टनर के साथ, जिसमें फैमिली से रिलेटेड सेविंग्स करनी है, अपने सेपरेट फ्यूचर के लिए किस तरीके से आपको सेविंग करनी है। एक चीज़ और मैम, वुमेन फाइनेंशियल प्लानिंग की हम जब बात करते हैं उसमें रिटायरमेंट प्लानिंग को अक्सर नज़रअंदाज महिलाएं जो है कर देती हैं। कितना बड़ा रिस्क है ये इस चीज़ को जो है अर्ली स्टेज में ना समझना? इसका देखिए दो चीजें हैं जो दोनों ही जो है मुश्किल पैदा करते हैं बाद में। पहला चीज तो ये कि ज्यादातर आप देखोगे हमारे कल्चर में जनरली पुरुष जो होते हैं वो महिलाओं से कुछ साल बड़े होते हैं। जब शादी या पार्टनरशिप में जब आप आते हो तो 3 से 5 साल का ऑन एन एवरेज हमने देखा है गैप रहता है। और दूसरा क्या होता है, महिलाएं जो है, ये तो रिसर्च ने भी प्रूव किया हुआ है, वो पुरुषों के कंपैरिजन में उनकी जो आयु होती है वो ज्यादा लंबी होती है। ऑन एन एवरेज 8 से 10 साल जो है एक जो आयु होती है एवरेज एज महिलाओं की, वो पुरुषों से थोड़ी ज्यादा होती है। तो एक तो आप देखिए, जब आप शादी कर रहे हैं, अगर आप पूरा डिपेंडेंट है अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपके हस्बैंड के प्लान के ऊपर, तो वो जो प्लान है, एक तो 3-4 साल का गैप वहां पे एज में आ गया, उसके ऊपर आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 8 से 10 साल का और गैप आ गया, तो तकरीबन आप ऐड करोगे तो 10 से 15 साल का फर्क आ जाता है। तो इस गैप को फिल करने के लिए हम हमेशा कहते हैं कि महिलाओं को अपना रिटायरमेंट प्लानिंग जो है वो जरूर करना चाहिए। आप अपने जो पार्टनर है उनके साथ भी करिए, बट उसके साथ ये चीजों का भी ध्यान रखिए कि वो जो भी प्लान कर रहे हैं वो कम से कम 10-15 साल का जो एक्स्ट्रा टाइम पीरियड है वो कवर उसमें होना चाहिए। चलिए ठीक है मैम। तमाम चर्चा हमारी हुई किस तरीके से महिलाएं जो है करियर ब्रेक से लेकर करियर रीस्टार्ट तक अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करके चल सकती हैं। रिटायरमेंट पर भी जाते जाते आपने जो है टिप्पणी कर दी किस तरीके से उसकी प्लानिंग भी करना जरूरी है। आखिर में मैम एक समअप सवाल मेरा ये होगा कि अगर किसी महिला को फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण करियर ब्रेक जो है लेना भी पड़ गया है, तो उसे करियर कमबैक और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए कौन से 3 कदम जो है जरूर उठाने चाहिए? 3 टिप क्या रहेंगे आपकी तरफ से? पहला, लिक्विडिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, जितना आपके पास लिक्विड पैसा रहेगा उतना आपके पास कॉन्फिडेंस भी रहेगा
और उतना आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर भी रहेगा। ठीक है, तो लिक्विडिटी बहुत जरूरी है। जितना बड़ा आप फंड रखेंगे लिक्विड इमरजेंसी में, उतना आपको काम आएगा। दूसरा, अपस्किलिंग बहुत जरूरी है। ब्रेक के टाइम पे आप बिल्कुल अपना लिंक मत छोड़िए, अपने आप को किसी तरीके से कनेक्टेड रहिए अपनी इंडस्ट्री, अपने सेक्टर के साथ, और उसमें क्या हो रहा है उसकी जानकारी रखिए। और तीसरा है नेटवर्किंग। जो लोग आपके साथ काम कर रहे थे पहले, उनके साथ भी लिंक बना के रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपके सेक्टर में जो भी चीजें हो रही है, और अपॉर्चुनिटीज जो आएंगी, अगर आपका नेटवर्क होगा तभी आपको वो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर नेटवर्क ही नहीं होगा तो अच्छा, मतलब आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने का जो ऑप्शंस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो आई थिंक ये 3 मेन चीजें हैं। पहला, अपने पास बहुत अच्छे खासी लिक्विडिटी रखिए। दूसरा, अपने आप को हमेशा अपस्किलिंग पे फोकस करिए। और तीसरा, अपना नेटवर्क बना के रखिए। चलिए ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। आज के शो में आपने समय निकाला और आप जुड़ी हमारे साथ, और मुझे लगता है ज़रूरी टॉपिक है जो हर महिला की ज़िंदगी में इस तरीके के पड़ाव आते हैं जब करियर ब्रेक्स उन्हें लेने पड़ते हैं, कैसे वापसी करें, कैसे स्टेबिलिटी के साथ लॉन्ग टर्म के लिए जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को भी जारी रखें। तमाम चीज़ों पर आपने क्लैरिटी दिया। थैंक यू सो मच अवनीत मैम। थैंक यू दिव्या, थैंक यू सो मच। तो करियर ब्रेक जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि एक नया फेज हो सकता है। सही फाइनेंशियल प्लानिंग, कंटिन्यूअस लर्निंग और आत्मविश्वास के साथ महिलाएं करियर रीस्टार्ट ही नहीं बल्कि स्ट्रॉन्गर कमबैक भी कर सकती हैं। इसी सोच के साथ शक्ति की समृद्धि के अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। इसी तरीके का एक और टॉपिक जो है डिस्कस होगा आप लोगों के लिए। आप किस टॉपिक पर चर्चा चाहते हैं कॉमेंट करके हमें बता सकते हैं, या फिर हमारे मोबाइल नंबर पर भी आप हमें ये जानकारी जो है अपनी तरफ से साझा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच शो के साथ जुड़ने के लिए और देखने के लिए। अभी फिलहाल इतना ही, अगले शो में होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।